रोज़गार का संकट हम सबके सामने हमें देखा है, जो हालात बनी हुई देश की, सबसे बड़ा संकट है आज देश के अंदर। तो ये आप निकाल के अपना सामने भी रख सकते हैं। श्रम एवं रोजगार बारे प्रस्ताव। बेहतर व सम्मानजनक रोजगार हमारे संविधान के गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार की बुनियाद है, लेकिन वर्तमान हालात काफ़ी भयावह हैं। 2008 से ही जारी वैश्विक मंदी के कारण बेरोजगारी पहले से ही बहुत उच्च स्तर पर थी। श्रम मंत्रालय के सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में सबसे अधिक थी। विभिन्न रिपोर्ट इस तथ्य को स्थापित करती हैं कि लॉकडाउन ने स्थिति को और अधिक भयानक कर दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMII की जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2020 में बेरोजगारी की संख्या 3 करोड़ 87 लाख तक पहुंच गई, जो कि लॉकडाउन पूर्व के आंकड़े से अधिक है। अभी हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि देश में बेरोजगारी की दर 8.32% हो गई है, जबकि इसी रिपोर्ट ने हरियाणा की स्थिति को भयावह बताया है, जिसमें बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से 4 गुना यानी 35.7% है। 2005 में युवा बेरोजगारी दर कुल बेरोजगारी दर से लगभग 2 गुनी थी। यह 2017-18 में 3 गुना अर्थात 2004-05 में जो 5.4% से बढ़कर 2017-18 में 17.8% हो गई। इसका अर्थ यह है कि कुल जो बेरोजगारी है उसमें युवाओं की जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर है, जो काफ़ी चिंताजनक है। चिंताजनक बात यह है कि रोजगार में युवाओं के अनुपात में लगातार गिरावट और श्रम बल में महिलाओं की अनुपात में और भी अधिक गिरावट है। हाल ही का एक अध्ययन बताता है कि 2017-18 में 22 से 28 साल के 91 लाख युवाओं के पास रोजगार था, जो मई 2021 में 70 लाख हो गया। मनरेगा में जो काम की जो मांग बढ़ी है वह ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी और बेकारी की तीव्रता के खतरनाक हालात और शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं में रोजगार के अवसरों की कमी को भी रेखांकित करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY राष्ट्रीय कैरियर सेवा आदि के घोषणा बड़े धूमधाम से की गई थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे नारे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी हमारे युवाओं के लिए अच्छे काम और आय के लिए रोजगार या अवसर पैदा नहीं किए हैं। जितनी नौकरियां पैदा की जा रही हैं उससे कहीं अधिक रोजगार खत्म हो रहे हैं। बेरोजगारी और बेकारी दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के अचानक लागू होने से मेहनतकश जनता के जीवन में भारी तबाही हुई है। करोड़ों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया और उनकी आजीविका छिन गई। CMII की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सितंबर 2020 से हर महीने लगातार गिर रहा है। नवंबर से दिसंबर 2020 के बीच इसमें 48 लाख की गिरावट आई है। CMII के हालिया अनुमान से पता लगा कि अकेले संगठित क्षेत्र में 1 करोड़ 47 लाख नौकरियां इसी बीच चली गई है, जिनमें से 95 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। ये कुल रोजगार बाजार का लगभग 13% हिस्सा है। केंद्र व राज्य सरकारें खुद सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र सरकार, रेलवे और अन्य विभिन्न संस्थानों में खर्च में कटौती, दक्षता बढ़ाने, भ्रष्टाचार को रोकने के बहाने से रोजगार में कटौती कर रही है। यहाँ तक कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि महत्वपूर्ण विभागों में कई लाख पद खाली रखे गए हैं। साथ ही सरकार नौकरियों गतिविधियों को बड़े पैमाने पर निजी एजेंसियों को आउटसोर्सिंग कर रही है। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है और आरक्षित पदों का बैकलॉग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नौकरियों की गुणवत्ता जो मौजूद है वह भी लगातार गिर रही है। नव उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक काम के हालातों और मूल अधिकारों पर पूंजीपति वर्ग के मुनाफों को अधिकतम करने के लिए बढ़ रहे हैं। स्थायी रोजगार में कमी आ रही है।
अधिकांश कार्य जो उपलब्ध है वो बिना किसी रोजगार सुरक्षा, आय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के ही अनिश्चित प्रकृति के हैं, जो रोजगार की कमी को तीव्रता को दर्शाता है। यदि हरियाणा की बात करें तो सरकारी विभागों में इस समय केवल 2,85,000 स्थायी कर्मचारी हैं। विभिन्न नामों से 1,65,000 के करीब अस्थायी या कच्चे कर्मचारी विभागों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी 1 लाख के करीब स्कीम वर्कर्स हैं, जबकि हरियाणा की आबादी के अनुपात में जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कम से कम 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही। बेरोजगारी का आलम यह है कि 7,998 कांस्टेबल की भर्ती के लिए लाखों युवाओं ने फार्म भरे हैं। ऐसे ही हालात अन्य पदों की भी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन सरकारी क्षेत्र में रोजगार के भी खात्मे की योजना है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों अनौपचारिक तथा कम मानदेय के एवज में तथा कथित स्वयं सेवक कार्य के नाम से पूरी तरह से नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखे गए हैं। अभी पिछले ही दिनों हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाकर कच्चे रोजगार देने का स्थायी प्रावधान किया है। सरकार जो है वो देश विदेशी कारपोरेट के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से लचीले रोजगार को बढ़ावा दे रही है। भाजपा सरकार ने प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन किया है और राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन नीम और प्रशिक्षु कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार NETP जैसी योजनाएं पेश की हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे काम जो किए हैं लेबर के क्षेत्र में, जहाँ उद्योगों के अंदर बहुत से ऐसे नाम बदल के असल में उसका मकसद ये है कि जो स्थायी मजदूर है उसकी जगह पर ट्रेनीज प्रशिक्षु के नाम से बिना किसी सामाजिक सुरक्षा या न्यूनतम वेतन की गारंटी के थोड़ा थोड़ा मानदेय दे के वेतन दे के उनसे काम करवा लिया जाए। पूरा काम सरकार का इस प्रकार से है और ये बेरोजगारी बढ़ा के रखना ये पूंजीवाद का अंतर्निहित मसला है। इस मामले में कुछ मांग जो है वो इस रोजगार इस प्रस्ताव के माध्यम से की गई है, जो आपके बीच में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतनी बात रखते हुए मैं प्रस्ताव आपके बीच में रख रहा हूँ। सुरेखा जी सेकंड करेंगी प्रस्ताव का, इनके बाद नथुराम जी आ रहे हैं। अध्यक्ष मंडल और साथियों, ये जो प्रस्ताव रखा गया है मैं इसका समर्थन करती हूँ। ये काफ़ी विस्तार में प्रस्ताव लिखा गया है, पूरा पढ़ा भी नहीं गया, तो आप इसको पढ़ोगे तो सब मुख्य जो भी एस्पेक्ट्स हैं इसके वो इसके अंदर आए हुए हैं। फिर भी 1-2 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगी कि इसको जो ये हमने आंकड़ों के द्वारा दर्शाई गई है कि बेरोजगारी की कितनी भयानक स्थिति है, ये जब हम इसको इन आंकड़ों को हटा के अपनी खुली आंखों से भी देखते हैं तो हमें पता चलता है जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं और क्लर्क की और चपरासी तक की भी जब नौकरी निकलती हैं तो उसमें हमारे MPhil किए हुए बच्चे, PhD किए हुए, MSc BCom किए हुए बच्चे वहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और वो 400 किलोमीटर दूर तक पढ़ाई करने जाते हैं और उन्हीं ये ग्रेड D की जो नौकरी है इनके लिए बाकायदा कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, वो कोचिंग लेते हैं इस बात की। तो इस तरह से भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रोज़गार का हालात है वो कितना मुश्किल है। और एक तो ये दुख है कि भी रोज़गार है नहीं, ऊपर से जो भी कोई नौकरी निकलती है ये दूर दूर कई 100 किलोमीटर तक हम ये पेपर भी दे के आते हैं, उसके बाद